औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों. Once again and welcome back to Biology with Muhammad Haris. This is Muhammad Haris, your biology trainer. So now we are going to our topic side. Today is the last organelle of the class 9th biology chapter number 4, cell and tissue. So the organelle name is a nucleus. So what is nucleus? What is the function of nucleus? And nucleus के बारे में हम आपको क्या करेंगे, पढ़ाने जाएंगे. So point number 1. न्यूक्लियस इज अ लैटिन वर्ड नक्स. न्यूक्लियस हमारे पास एक लैटिन वर्ड है जो नक्स से निकला हुआ है, विच मीन्स दैट नट, जिसका मतलब है नट. नट हम उर्दू जुबान में अखरोट को कहते हैं और उसका स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह है. ये हमारे पास न्यूक्लियस के जो है वो स्ट्रक्चर है जिसे नट कहते हैं. सो इसका स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह है. अभी हम पॉइंट नंबर 2 की तरफ आते हैं. सो न्यूक्लियस इज आल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल, हार्ट ऑफ द सेल, बिकॉज न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल सेल एक्टिविटीज. न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, हार्ट ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये सेल की जितनी भी ऑल एक्टिविटीज होती हैं उसे क्या करती हैं, कंट्रोल्स करती हैं. इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं. सो देयरफॉर कॉल्ड हार्ट ऑफ द सेल एंड ब्रेन ऑफ द सेल. इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, हार्ट ऑफ द सेल कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये सेल की जितनी भी एक्टिविटीज है तमाम एक्टिविटीज को क्या करती है, कंट्रोल्स करती है. इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं. सो पॉइंट नंबर 2, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल. इसे हम कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि इस जितनी भी एक्टिविटीज है उसको क्या करती है, अपने कंट्रोल में करती हैं. सो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल भी कहते हैं. सो सेकंड वन, इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ द सेल भी कहते हैं. इसे इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ द सेल हम इसे कहते हैं क्योंकि ये जितनी भी ऑल एक्टिविटीज करती हैं वो विदाउट परमिशन न्यूक्लियस नहीं करती, क्योंकि वो न्यूक्लियस से क्या करती है, परमिशन लेती है और उसके बावजूद उसके बाद ये क्या करती है, वो ऑल एक्टिविटीज करती है. इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ द सेल इसे हम कहते हैं. सो पॉइंट नंबर 3, न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल. न्यूक्लियस जो हमारे पास है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, which are present in eukaryotic cell, जो कि यूकेरियोटिक सेल में क्या है, मौजूद हैं. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि यूकेरियोटिक सेल हमारे पास सर क्या होता है. सो यूकेरियोटिक सेल हमारे पास जो है उसमें प्रॉपर न्यूक्लियस होती है, राइबोसोम्स की जो साइज है राइबोसोम्स की वो लार्ज होती है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल उसमें क्या होती है, मौजूद होती है. और इसकी उलट प्रोकैरियोटिक सेल है वो इसकी उलट है, क्योंकि उसमें प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है, प्लस राइबोसोम्स की जो साइज है वो हमारे पास स्मॉल होती है, एंड थर्डली अनमेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होती है. सो पॉइंट नंबर 4, हमारे पास न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन 1838. न्यूक्लियस को जो है एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन 1838 में. पॉइंट नंबर 5, न्यूक्लियस डायमीटर 10 माइक्रोमीटर्स. न्यूक्लियस की जो डायमीटर है वो हमारे पास जो है वो 10 माइक्रोमीटर्स तक क्या होती है. पॉइंट नंबर 6, न्यूक्लियस बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल प्रेजेंट. न्यूक्लियस हमारे पास प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स में क्या होती है, मौजूद होती है. दोनों में, प्लांट सेल में भी मौजूद होती है एंड एनिमल सेल में भी क्या होती है, मौजूद होती है. एंड पॉइंट नंबर 7, इन प्लांट सेल न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द साइड. प्लांट सेल में न्यूक्लियस हमारे पास साइड में क्या होता है, मौजूद होता है, बिकॉज प्लांट सेल हैव अ लार्ज सेंटर वैक्यूल्स. क्योंकि प्लांट सेल के पास जो है ना वो सेंटर में क्या मौजूद है, एक लार्ज साइज में वैक्यूल प्रेजेंट है. सो देयरफॉर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट दिस साइड, क्योंकि इसलिए न्यूक्लियस क्या है, हमारे पास साइड में क्या है, मौजूद है. ये हमारे पास स्ट्रक्चर है. अभी हम स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे. ये हमारे पास लार्ज सेंटर है जिसके दरमियान वैक्यूल्स लार्ज साइज में क्या है, मौजूद है.
और ये हमारे पास वैक्यूल्स है, ये साइटोप्लाज्म है, ये सेल वॉल है और ये हमारे पास न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस यहाँ पर जो है ना वो साइड में मौजूद है क्योंकि वैक्यूल्स की साइज जो है ना वो बहुत बड़ी है और सेंटर में है। सो देयरफॉर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट दिस साइड, इसलिए न्यूक्लियस हमारे पास साइड में क्या है, मौजूद है। अभी दूसरा जो है ना दूसरी पॉइंट की तरफ आते हैं। व्हाइल इन एनिमल सेल have many small vacuoles, nucleus present at the center, क्योंकि एनिमल सेल के पास जो है ना बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल्स हैं और न्यूक्लियस हमारे पास जो है ना वो किधर मौजूद है, सेंटर में मौजूद है। अभी उसकी ऑपोजिट बात है, वहाँ पर न्यूक्लियस साइड में प्रेजेंट था, यहाँ पर न्यूक्लियस सेंटर में मौजूद है। उसकी वजूहात क्या है, उसकी वजूहात ये है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ पर वैक्यूल्स की साइज जो है ना वो बहुत ही स्मॉल है और वैक्यूल्स जो है ना वो एट द साइड थ्रूआउट द साइड प्रेजेंट है और न्यूक्लियस हमारे पास सेंटर में इसलिए है। वहाँ पर जो था वैक्यूल्स वो उसकी लार्ज साइज थी, न्यूक्लियस इसलिए साइड में प्रेजेंट था। यहाँ पर वैक्यूल्स की साइज बहुत ही स्मॉल है और थ्रूआउट द प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद है, इसलिए न्यूक्लियस जो है ना वो सेंटर में पड़ा हुआ है। ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है, ये स्मॉल वैक्यूल्स है, ये सेल मेम्ब्रेन है और हमारे पास न्यूक्लियस सेंटर है, जो कि न्यूक्लियस इसके सेंटर में रखा हुआ है, इसलिए हम इसे न्यूक्लियस सेंटर कहते हैं। सो इसके और इसके बीच में जो डिफरेंशिएट था वो मैंने बता दिया, क्योंकि इसके सेंटर में वैक्यूल्स की साइज बड़ी थी, यहाँ पर जो है ना वो वैक्यूल्स की साइज वो बहुत ही स्मॉल थी, इसलिए न्यूक्लियस जो है ना वो सेंटर में पड़ा है और यहाँ पर जो है ना वो साइड में पड़ा है। उसकी बड़ी जो डिफरेंशिएट थी वो ये थी। सो मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स किसे कहते हैं? पॉइंट नंबर 1, mononucleated cells are those cells which have one nucleus is called mononucleated cells. मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स हमारे पास वो सेल्स हैं जिसके पास एक न्यूक्लियस मौजूद होता है, जिसे हम मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स कहते हैं। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं कि व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स? द एग्जाम्पल ऑफ मोनोन्यूक्लिएटेड सेल इज दैट व्हाइट ब्लड सेल, क्योंकि अभी हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल है, ये एक एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है जिसके पास एक ही न्यूक्लियस है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स कहते हैं। सो पॉइंट नंबर 2, डाइन्यूक्लिएटेड सेल्स किसे कहते हैं? वो भी इसकी ऑपोजिट ही बात है, लेकिन यहाँ पर कुछ थोड़ा डिफरेंट है जो हम पढ़ाने जाएंगे अभी आपके सामने। सो डाइन्यूक्लिएटेड cells are those cells which have two nucleus is called dinucleated cells. Dinucleated cells हमारे पास वो cells हैं जिसके पास दो न्यूक्लियस होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? डाइन्यूक्लिएटेड सेल्स कहते हैं। अब इसकी और इसकी डिफरेंशिएट आप लोगों को पता चल गया, क्योंकि उसके पास एक ही न्यूक्लियस था और यहाँ पर इसके पास क्या है? दो ही न्यूक्लियस है। सो द डिफरेंशिएट हमारे पास मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स एंड बिटवीन डाइन्यूक्लिएटेड सेल्स यही, क्योंकि उसके पास एक ही न्यूक्लियस था और यहाँ पर इसके पास दो ही न्यूक्लियस है। सो इसलिए हम इसे डाइन्यूक्लिएटेड सेल्स कहते हैं। पोलोन्यूक्लिएटेड सेल्स, पॉइंट नंबर 3, those cells which have many nucleus is called polynucleated cells. ये हमारे पास वो ही सेल्स हैं जिसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल्स हमारे पास है जिसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस क्या है? मौजूद है। सो इन तीनों के दरमियान में यही डिफरेंशिएट है, इसके पास एक ही न्यूक्लियस है मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स के पास, डाइन्यूक्लिएटेड सेल्स के पास दो न्यूक्लियस है और पोलोन्यूक्लिएटेड सेल्स के पास बहुत सारे न्यूक्लियस क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। सो इन तीनों के बीच में यही डिफरेंशिएट थी। अभी हम न्यूक्लियस पार्ट की तरफ आते हैं। सर न्यूक्लियस के कितने पार्ट्स हैं? हाउ मेनी पार्ट्स दे हैव? सो दे हैव 4 पार्ट्स। So first one nuclear membrane, the second one is nucleolus, and the third one is chromosomes, and the fifth one is a न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके पास 4 ही पार्ट है। सो अभी हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ जाते हैं और इसको पढ़ाते हैं। सो नंबर A, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अ डबल मेम्ब्रेन व्हिच कवर ऑन द न्यूक्लियस। ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेन है जो न्यूक्लियस के ऊपर क्या है? 2 पर्दे चढ़ाए गए हैं, इसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर 2 पर्दे हैं जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, एंड द सेकंड नाम के जरिए भी हम इसे पुकार सकते हैं जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियस है और इसके ऊपर पर्दे चढ़ाए गए हैं। सो फर्स्ट मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज सेकंड मेम्ब्रेन।
इसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। एंड द सेकंड वन इज न्यूक्लियर एनवेलप भी हम इसे क्या कहते हैं, कह सकते हैं। सो फंक्शन इससे क्या है, ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स करता है। मटेरियल्स की क्या करती है, एक्सचेंज करती है। इनसाइड भी इसके उसको अंदर करती है और आउटसाइड भी इसको करती है। सो इसके फंक्शन भी है। अभी हम सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस की इट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। ये हमारा न्यूक्लियस का जो है ना वो सेकंड पार्ट है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। सो न्यूक्लियोलस इज फर्स्टली नोटेड बाय द फोंटाना इन 1781। एक साइंटिस्ट का जो फर्स्टली इसको क्या किया 1718 में इसको डिनोटेड किया, इसको एक्सप्लेन किया, जिसका नाम था फोंटाना। फोंटाना एक साइंटिस्ट था। 1781 में न्यूक्लियोलस को क्या किया, एक नोटेड किया, इसको एक्सप्लेन किया। अभी सेकंड वन न्यूक्लियोलस डिस्कवर्ड बाय शेक्लेडन एंड दी 1838। ये हमारे पास एक साइंटिस्ट था। न्यूक्लियोलस को किसने डिस्कवर किया, ये हमारे पास शेक्लेडन एक साइंटिस्ट था जिसने 1838 में न्यूक्लियस को क्या किया, डिस्कवर किया। न्यूक्लियोलस को क्या किया, डिस्कवर किया। सो इस साइंटिस्ट ने द टर्म ऑफ न्यूक्लियोलस बॉर्न इन 1840। और इसको किसने टर्म दिया, ये हमारे पास दूसरा साइंटिस्ट है जिसका नाम था बॉर्न। इन 1840 में इसको क्या किया, इसको जो है ना टर्म ने क्या किया, एक्सप्लेन किया। So what is the composition of nucleolus? So now we are going to the composition side. So first one, nucleolus composed from the calcium, RNA and protein. So nucleolus की composition क्या है, इसकी composition कैल्शियम से हुई है, RNA से हुई है and plus प्रोटीन से हुई है, and different type और भी प्रोटीन से etc and so on और भी इन प्रोटीन से हुई है। So function की तरफ आते हैं, what is the function of nucleolus? Nucleolus is a dark spot where is a ribosomes synthesis. Nucleolus हमारे पास एक डार्क न्यूक्लियोलस हमारे पास एक डार्क स्पॉट से जगह है जहाँ पर राइबोसोम्स की क्या होती है, सिंथेसिस होती है। राइबोसोम्स की क्या होती है, सिंथेसिस होती है। राइबोसोम्स सेकंड पॉइंट हमारे पास है, राइबोसोम्स इज द फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन। राइबोसोम्स हमारे पास जो है वो फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन है, जहाँ पर प्रोटीन जो है ना वो तैयार की जाती है, प्रोवाइड की जाती है। सो द थर्ड वन इज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म किसे कहते हैं और क्या है, ये हमारे पास स्टोरेज ऑफ द स्पेस है। सो फर्स्ट वन पॉइंट ये आप जो है ना आपके पास जो है ना इसको क्या करें, नोट करें कि स्टोरेज ऑफ द प्लेस है, क्योंकि एमडीकेट एंड ईटी टेस्ट में भी आपसे ये सवाल आ सकते हैं और यू कैन इजीली हैंडल सो दिस काइंड ऑफ एमसीक्यूज। आप इसी तरह एमसीक्यूज की क्या करते हैं, आसानी से हैंडल कर सकते हैं, वहाँ पर डायरेक्टली आप जवाब दे सकते हैं। सो द फर्स्ट वन, द फ्लूइड पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस की जो फ्लूइड पार्ट है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जहाँ पर गाढ़ा फ्लूइड मौजूद होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म हम कहते हैं। The words nucleoplasm used by the Strasburger 1880। ये न्यूक्लियोप्लाज्म की जो वर्ड्स है इसको फर्स्ट टाइम पे किसने यूज किया, वो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है स्ट्रासबर्गर। 1880 में इसको क्या किया, इसको इज अ वर्ड क्या यूज किया इस साइंटिस्ट ने। न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियोप्लाज्म हमारे पास न्यूक्लियस में क्या होता है, इनसाइड प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म की खासियत ये है कि हमारे पास एक तरह की फ्लूइड होती है, गाढ़ापन। सो ये इसका दूसरा काम है कि स्टोरेज ऑफ द प्लेस है। सो इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म? न्यूक्लियोप्लाज्म इज द स्टोरेज प्लेस। सबसे पहली फंक्शन इसकी ये है कि स्टोरेज ऑफ द प्लेस है, जो मैंने बताया कि एमसीक्यूज में आ सकता है। सो एग्जांपल एंजाइम और कैल्शियम एटसेट्रा एंड सो ऑन, इस तरह के जो प्रोटीन होते हैं उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं इसी प्लेस में। सो नाउ वी आर गोइंग टू आवर स्ट्रक्चर साइड। न्यूक्लियोप्लाज्म इज न्यूक्लियस स्टोरेज, न्यूक्लियस स्ट्रक्चर साइड वी आर गोइंग। ओके,
ये न्यूक्लियस का पूरी स्ट्रक्चर है। अभी हम पढ़ाने जाएंगे। ये हमारे पास न्यूक्लियर पोर है जो 3000 से लेकर 4000 तक क्या होती है, मौजूद होती है। न्यूक्लियर पोर्स के क्या काम है? इसका काम है कि मटेरियल्स को इनसाइड में इसको एंटर करती है और आउटसाइड भी इसको क्या करती है, निकालती है। इसका काम सबसे पहले जो है ना, इसका फंक्शन ये है। और ये 3000 से लेकर 4000 तक जो है ना वो प्रेजेंट होती है। ज़्यादातर तो यही कहा जाता है किताबों में, और ये इंडिकेट और ईटी टेस्ट में भी आ सकता है। सो दिस वन इज द सेकंड एमसीक्यूज। ये बहुत ही अहम एमसीक्यूज है, बहुत ही अहम एंड इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स एमसीक्यूज है जो आप आसानी से यहाँ से सीख सकते हैं। सो ये हमारे पास जो है ना क्रोमोसोम्स है, हमारे पास क्रोमोसोम्स है, और ये हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन है। ये हमारे पास क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन है। इंटीग्रल प्रोटीन का क्या काम है? ये डायरेक्टली न्यूक्लियर को क्या करती है, एक मैसेज पहुंचाती है। इंटीग्रल प्रोटीन जो है ना वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, उसका काम ये होता है कि मैसेज को क्या करती है, ये न्यूक्लियर पोर्स तक क्या करती है, पहुंचाती है कि मैं ये काम क्या करूँ, या ये प्रोटीन में एंटर करूँ, आउटसाइड करूँ, क्या करूँ। इस तरह के सवाल, इस तरह के मैसेजात जो है ना वो ये इंटीग्रल प्रोटीन जो है ना वो न्यूक्लियर से क्या करती है, आसानी से पूछ सकती है। इसका काम ये है। सो हमारे पास न्यूक्लियर पोर था जो 3000 से लेकर 4000 तक इसकी जो है तादाद